तो आज अपना है चैप्टर 3 का वन शॉर्ट रिवीजन। ठीक है, पहली बात तो चैप्टर का नाम क्या है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, और कितने नंबर का आएगा, 12 नंबर का। ठीक है, कल एक चैप्टर पढ़ लिया, अपनी थोड़ी बहुत हिंदी की अपनी मेहनत कर ली उस तरह भी। सबसे पहले देखो चैप्टर को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, प्रोडक्शन अलग पढ़ेंगे, कॉस्ट को अलग पढ़ेंगे। तो प्रोडक्शन में जब हम बात करें तो सबसे पहले हमारा टॉपिक यही आता है कि प्रोडक्शन होता क्या है, उत्पादन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कि जब हम एक इनपुट को किसमें एक ना प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है, प्रोसेस है जिसमें हम इनपुट को किसमें कन्वर्ट करते हैं, आउटपुट में। वही क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। जैसे एक चाय की दुकान वाले दुकानदार जो चाय बनाता है, उसके द्वारा चाय पत्ती, अदरक और दूध का उपयोग क्या बनाने के लिए, तो उसके लिए दूध, चाय पत्ती, अदरक, चीनी क्या होगी, इनपुट। ठीक है, और जो चाय उसको मिलेगी, बन के तैयार होगी, वो क्या कहलाएगी, समझ में आ गई पहली बारी कि प्रोडक्शन इज ए प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम इनपुट को किसमें कन्वर्ट करते हैं, आउटपुट में। दूसरा आता है प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन। देख फंक्शन कोई भी हो, फलन जिनको हिंदी में कहते हैं फलन, चाहे वो कॉस्ट फंक्शन हो, चाहे वो प्रोडक्शन फंक्शन हो, चाहे वो डिमांड फंक्शन, उनके साथ एक लाइन तुम्हें पहले ऐड करनी है, इट्स शो रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, क्या बताता है, रिलेशन बताता है, संबंध बताता है, किसमें, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन में संबंध किसमें होता है, उनके इनपुट और आउटपुट। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर हो गए भाई। ये एक प्रोसेस है जिसमें इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं, और प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन फलन क्या है, इनपुट है आउटपुट के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, जिसको हम कैसे लिखेंगे, क्यों, तो हमारा आउटपुट हो गया इक्वल्स टू के एंड एल, या के को सी भी लिख सकते हैं। क्यों हमारा आउटपुट, सी मतलब कैपिटल, के मतलब कैपिटल, एल मतलब लेबर। हम कुछ इनपुट लगा के क्या करते हैं, आउटपुट का प्रोडक्शन करते हैं, वही हमारी प्रोडक्शन। अब आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ इनपुट चाहिए, उन इनपुट में आते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के संसाधन। यानी कि जनरली एक कंपनी को, एक फर्म को, एक इंडस्ट्री को उत्पादन करने के लिए 4 चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो फैक्टर प्रोडक्शन हमारे कितने हैं, 4। एक है कैपिटल, पूंजी। ठीक है, एक है लेबर, जिसको हम कहते हैं मजदूर, भाई काम करने वाले कर्मचारी चाहिए। ठीक है, थर्ड है वो क्या बोलते हैं, लैंड, यानी कि भूमि, भाई कहीं भी काम करेंगे तो हमें धरती की जरूरत पड़ेगी। और फोर्थ है ओनर, यानी कि एंटरप्रेन्योर, जिसको कहते हैं उद्यमी। ठीक है, ये 4 फैक्टर हैं जो हमें उत्पादन करने में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन करने में। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है भाई, मेरे पास पैसा है, कैपिटल, काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तभी तो एक कंपनी ऐसे थोड़ी चलती है, 1000, 500, 100, 200, 500 काम करते हैं ना, तभी तो उत्पादन होता है। अब कंपनी कहीं भी हवा में थोड़ी लगाएंगे, उसके लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी। और देखो कैपिटल तो वो चीज है जो हम पैसे के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, मैं मेरे पैसे लगा सकता हूं, मैं बैंक से लोन लेके लगा सकता हूं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, कैपिटल। लैंड वो असेट्स है जो हम क्या करते हैं, जहां पे हम अपने कंपनी या फैक्ट्री को क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, जहां पे प्रोडक्शन होगा, तो जमीन तो चाहिए काम करने के लिए। ये वो लोग हैं जो हमें उस काम को करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, लेबर। और एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो व्यक्ति होता है जो इन तीनों चीजों को अरेंज करता है, कि भाई हमारे पास जो लैंड है, कैपिटल है, लेबर है, कौन एडजस्ट करेगा, कौन प्रोवाइड कराएगा, वो कौन कहलाता है, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, और जब ये काम करते हैं ना, देखो सब कोई काम करता है कुछ ना कुछ पाने के लिए, तो इनको भी बदले में कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, रिवॉर्ड लाइक इनाम। तो जो पैसे लगाएगा ना पूंजी, तो हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था ना, क्या लागू करते हैं, इंटरेस्ट। तो पूंजी पे तो क्या जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ठीक है, तुम सब जमींदार हो, खेत खुद करते हो, दूसरों से लेते हो, दूसरों को देते हो, तो क्या वसूल करते हो? किराया, कि भाई हमें वो जिसको हम जिंस बोलते हैं या फिर जो भी वो अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो लैंड पे हमें क्या मिलेगा? रेंट, यानी कि किराया। लेबर, मजदूर किस लिए काम करता है? मजदूरी के लिए, सैलरी के लिए, वेतन के लिए, ठीक है। तो लेबर को बदले में हम क्या देंगे? वेजेस या सैलरी। और जो उद्यमी है, वो एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है? वो सबसे लास्ट में प्रॉफिट। भाई वो कमाएगा 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए पूंजी पे ब्याज दे देगा, 10 लाख, 10 लाख किराया दे देगा जमीन का, 10 लाख रुपए मजदूरी चुका देगा, 30 लाख बच गए कितने? वो उसके लिए क्या माने जाएंगे? प्रॉफिट। तो फोर्थ नंबर पे आके उस एंटरप्रेन्योर को रिटर्न में क्या रिसीव होता है? लाभ। ठीक है, कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? भाई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सब उत्पादन के संसाधन कितने हैं? 4, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड से मतलब हमारी जमीन से जो हमें काम करने के लिए चाहिए होती है, कैपिटल ऐसे ही लेबर, और ये सबको मैनेज करने वाला एंटरप्रेन्योर। ठीक है, मेरे तुम्हारे सबके पास जमीन है, लेकिन सब बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं, नहीं कर रहे। किसी के पास पैसा है, क्या वो बिजनेस कर रहा है? वो भी नहीं कर रहा, क्योंकि बिजनेस कब पॉसिबल है? जब ये तीनों चीजें एक साथ इंप्लीमेंट करें। तो ये तीनों को इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे पास एक जमीन है, पैसा भी है, मेरे पास मजदूर भी है, लोग काम करने के लिए, भाई तू स्टार्ट कर, हम तेरे साथ है, लेकिन मेरे अंदर गट्स है ही नहीं काम करवाने की, मैं मजदूरी मतलब मैं एंटरप्रेन्योर लीडरशिप कर ही नहीं सकता, तो फिर बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, तो नेसेसरी 4 ये तीनों को क्या करता है? मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। हो गया क्लियर? ठीक है, अब एक टॉपिक आता है हमारा पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन को तो कहते हैं अल्पकाल और लॉन्ग रन को कहते हैं दीर्घकाल। ठीक है, तो अल्पकाल और दीर्घकाल में सिर्फ एक बहुत ही माइनर डिफरेंस है। देखो यहां बात तो समय की हो रही है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे सर आधे घंटे को अल्पकाल कहेंगे और 200 घंटे को दीर्घकाल कहेंगे, ऐसा नहीं। यहां डेफिनेशन डिफाइन की गई है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और वो भी कौन से? 2, LABOUR, लेबर और कैपिटल। तो अल्पकाल यानी कि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें हमारे पास 2 फैक्टर में से कौन कौन से? लेबर और कैपिटल। कोई एक फैक्टर, यानी कि किसकी बात कर रहा हूं मैं? कैसा होगा? फिक्स। ठीक है, कि मैं इसमें कोई घटोतरी बढ़ोतरी नहीं कर सकता। अगर मैंने 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इन्वेस्टमेंट 2 ही रहेगी। ठीक है, लेकिन अल्पकाल में ही एक फैक्टर को तुम क्या रखते हैं? फिक्स, और दूसरे फैक्टर को हम क्या करेंगे? वेरिएबल। ये कैसा फैक्टर होगा हमारा? वेरिएबल, जिसमें हम परिवर्तन करते जाए। ठीक है, मैंने एक 5 लाख की मशीनरी खरीदी, ठीक है, उसकी कैपेसिटी है 5 लोगों के काम करने की। उसको काम करने के लिए एक भी कर लेगा, लेकिन मैक्सिमम कितने लोग काम कर सकते हैं? उत्पादन ज्यादा चाहिए तो मैंने एक लेबर लगाई, मैंने एक और लेबर लगा दी, मैंने एक और लेबर लगा दी, एक और, ऐसे चलते चलते। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम कितनी लेबर लगा रहा हूं? तो मेरी फैक्ट्री की मशीन तो एक ही है, यानी कि कैपिटल तो कैसी है? फिक्स, और लेबर हमारी क्या हो गई? एक्सटेंड होती गई। तो उसको क्या कहते हैं? तो अल्पकाल, शॉर्ट रन दोज पीरियड वेयर या व्हेन कैपिटल आर वन फैक्टर आर फिक्स एंड अनदर फैक्टर आर वेरिएबल। अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें एक साधन स्थिर होता है और एक परिवर्तनीय होता है। ठीक, तो शॉर्ट टर्म तो कौन सा पीरियड है? जिसमें हमारा एक साधन स्थिर रहता है और एक साधन परिवर्तन। वहीं जब हम दीर्घकाल की बात करेंगे, लॉन्ग रन पीरियड की, तो चाहे लेबर हो, चाहे सारे फैक्टर कैसे रहेंगे? वेरिएबल रहेंगे, परिवर्तनीय रहेंगे। तो दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, सारे फैक्टर क्या करते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं, जिनमें हम घटोतरी बढ़ोतरी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो, अब हमारा 4th पॉइंट आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मतलब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट देखो, प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्ट को कहते हैं उत्पाद अवधारणा। तो उत्पाद क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति
किन्हीं इनपुट को यूज करके आउटपुट में कन्वर्ट करता है, वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ठीक है, मैंने क्या करा, बेसन लिए, उसके लड्डू बना दिए, तो इनपुट में बेसन यूज करके बेसन के लड्डू, वो मेरे लिए क्या हो गया? आउटपुट हो गया। क्लियर है? जो हमारा उत्पाद होता है वो आउटपुट मतलब प्रोडक्ट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट। कितने तरह के, कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 3, टीपी, एपी। टीपी को तो कहते हैं कुल उत्पाद, एपी को कहते हैं औसत उत्पाद, और एमपी को कहते हैं सीमांत उत्पाद। टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब इनकी क्या डेफिनेशन है, क्या विचारधारा है इनकी? कि भाई एक जब जो मैन्युफैक्चरर है, जो कंपनी है, एक निर्धारित समय के अंदर कुल कितनी मात्रा का उत्पादन करती है। मेरे पास 1 बीघा का खेत है, उसमें मैंने फसल उगाई गेहूं की। अब जो मुझे वो पूरे टाइम में, अब ऐसा थोड़ी है कि यार इस बार तो कम होगी, दोबारा खेत को फटाफट, तो एक सीजन में तो एक बार ही फसल आएगी। उस सीजन में मेरे को कुल कितना उत्पादन हुआ? 40 कट्टों का। तो मेरा 40 कट्टों का उत्पादन क्या कहलाएगा? कुल उत्पादन। समझ में आ गई बात? अब ये तो हो गया कुल उत्पादन, ये जिसपे हम कुल यानी कि टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। औसत उत्पाद बताता है, यानी कि एवरेज प्रोडक्ट बताता है। अब वहां पे जब हमने काम करा ना, उस 1 बीघा के खेत में हमें 5 लोगों की जरूरत पड़ी। ठीक है भाई, अलग अलग लावनी पे टाइम पे अलग चाहिए, नड़ाव पे टाइम पे अलग चाहिए, उन पे खेती करने के लिए अलग चाहिए, उनकी रखवाली करने के लिए अलग। तो हम कितने लोग काम कर रहे थे? 5। तो हम टोटल उत्पाद तो प्रोडक्शन तो कितना कर रहे हैं? 40 क्विंटल का कर लेते हैं। ठीक है, अब औसत उत्पाद बताता है, देखो ये सारी चीजें ना बहुत बार रिपीट होगी, एवरेज, टोटल और मार्जिनल। तो एक बार में डेफिनेशन समझता हूं। टोटल का मतलब तो होता है कुल कितना हुआ। ठीक है, एवरेज का मतलब होता है एक व्यक्ति पे कितना हुआ, यानी कि चेन, क्या बोलेंगे इसको, पर यूनिट प्रोडक्शन। भाई 40 क्विंटल हम कितने लोग बनाते हैं? मतलब 5 लोग मिलकर 40 क्विंटल उत्पादन करते हैं, तो एक के हिस्से में कितना आ रहा है? 8 क्विंटल। यानी कि एक व्यक्ति, एक लेबर मिलकर कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है? 8। ठीक है, अगर यही काम करने के लिए अगर हम 4 लोग होते तो हमारी पर यूनिट कितनी आ जाती? तो वो जो प्रति व्यक्ति उत्पादन आएगा ना, वो क्या कहलाएगा? एवरेज प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, पर यूनिट प्रोडक्शन। आगे बात समझ में? ठीक है, अब बारी आती है एमपी की, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट के भाषा मतलब एक डेफिनेशन है, एडिशनल चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय एडिशनल चेंज इन क्यू। टीपी कैसे निकलेगी? ये हमने कैलकुलेट करेंगे भाई कुल उत्पादन जो होगा। अच्छा, इसको और भी कई तरीके के मेथड है, पोज करें एक बार। तो टीपी एपी एमपी को है ना, एक टेबल से समझते हैं। भाई मैं एक अकेले व्यक्ति, ठीक है, जब पढ़ाने स्टार्ट करता हूं तो मैं एक टाइम में 5 बच्चों को पढ़ा सकता हूं। ठीक है, छोटे बच्चे हैं तो उनको बैलेंस करने में प्रॉब्लम है। हमने एक और टीचर हायर करा, अब हम 2 लोग काम करेंगे तो हमारी काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। हमने 10 बच्चे पढ़ाए, ठीक है, चलो 10 से थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेते, इसमें अब फॉर्मेट वो अप्लाई होगा एक लो, उसके हिसाब से आउटपुट निकलेगा। तो हम एक नॉर्मल एक वो कर रहे हैं कैलकुलेशन। हमने एक और मैडम ये सर किसी को भी हायर किया, उसने भी हमारे साथ पढ़ाना स्टार्ट किया। इस बार हमने 18 बच्चों के एडमिशन करे कि भाई हम 18 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम 3 लोग मिलके कुल कितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं? तो हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना होगा? 80। ठीक है, अब जब हम 3 मिलके 18 बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक व्यक्ति कितने पढ़ाता होगा? कैसे निकालेंगे? अच्छा, ये जो एक व्यक्ति आएगा वो क्या कहलाएगा? एवरेज प्रोडक्ट। कैसे कैलकुलेट करना है कि भाई तुम्हारा कुल उत्पादन कितना है और कितने लोग कर रहे हो ये काम? क्वांटिटी ऑफ लेबर। तो मेरा कुल उत्पादन कितना है? 18। और कितने लोग मिलकर कर रहे हैं हम ये काम? 3। तो हमारा जो प्रति व्यक्ति जो आउटपुट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 6 एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां पे हमारा एपी क्या हो जाएगा? तो 12 तक हम 2 लोग 12 पढ़ाते हैं, तो इधर एवरेज कितनी है?
और यहाँ पे तो 5, यानी कि एपी कैसे कैलकुलेट करनी है, टीपी को क्यू से डिवाइड करके एपी की कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, एक और बढ़ा दो 4, तो इस बार तुमने 28, तो कितने पर यूनिट आ जाएगी 7। समझ गए बात, आगे बात समझ में। टीपी भाग में, अच्छा हम ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं एपी के लिए कि कुल उत्पादन को लेबर मजदूरी का संख्या से भाग देने पर जो हमें प्राप्ति होगी, जो हमें मिलेगा, वो क्या कहलाएगा, औसत उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, टीपी डिवाइडेड बाय क्यू और नोन एज एवरेज प्रोडक्ट, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम टीपी डिवाइडेड बाय क्यू, कैसे भी लिखिए। ठीक है, तुम लिखो पर, भाई औसत उत्पाद प्रति व्यक्ति उत्पादन को दर्शाता है, ये लिख दो। ठीक है, इट शो पर यूनिट टोटल प्रोडक्शन, ऐसे करके इंग्लिश में हो जाएगी। तो तुम्हें नोट्स वोट्स की व्यवस्था कर ली होगी, हिंदी में पढ़ लियो अपनी पासबुक से, तेरे पास है ये अपनी, तेरे पास है, तेरे पास। ठीक, मार्जिनल प्रोडक्ट की क्या क्या कहलाता है, कैसे बनती है, देखो एमपी की कैलकुलेशन हमें करनी है कि तुम्हारे टीपी में कितना चेंज आता है, किसकी वजह से, क्वांटिटी ऑफ लेबर में चेंज करने की वजह से। भाई मैं अकेला व्यक्ति कितने बच्चों को पढ़ा रहा था, 5 को, हमने एक और मैडम लगाई, ठीक है, कितनी लेबर बढ़ाई हमने, 1, और उसकी वजह से हमारा टोटल प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, बढ़ गया, टोटल हो गया 12। तो 1 के एक्स्ट्रा लगाने, मैं अकेला 5 तो कर ही रहा था ना, 1 के एक्स्ट्रा लगाने से कितनी लेबर बढ़ गई, मतलब कितना काम बढ़ गया, 7 बच्चों को बढ़ा ना। तो यही कहलाता है एडिशनल चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय एडिशनल चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। देखो इधर तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते भाई, 0 से स्टार्ट है ही नहीं, तो 1 के बाद कितना चेंज हुआ, 7 का। अब हमने एक और लेबर लगाई और इस बार आउटपुट हमारा क्या हो गया, 18 हो गया। तो इस बार कितना चेंज आ रहा है, इस बार 6 चेंज आ रहा है। हमने एक और एक्स्ट्रा लेबर लगाई और उसकी वजह से टोटल आउटपुट कितना हो गया, 28। कितना चेंज आया, 10 का चेंज। आगे बात समझ में, इसको कहते हैं सीमांत उत्पाद। ठीक है, कि हम जब लेबर की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करते हैं तो हमें कुल कितना अतिरिक्त उत्पाद प्राप्त हो। ठीक है, यहां पे हम क्या बात करेंगे, एक्स्ट्रा यूनिट की, यहां पे हम क्या करेंगे, पर यूनिट की, और यहां पे हम बात करेंगे टोटल यूनिट। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले, एक तो बता दिया मैंने एपी का, एक मैंने बता दिया एमपी का। एक और फॉर्मूला आता है और ये क्वेश्चन में आ भी सकता है, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, सीमांत उत्पाद। किसी भी एन पॉइंट पे, एन का मतलब होता है जो भी नंबर तुम्हें यूज करना है, 1 लेबर पे निकालना है कि 2 पे, 3 पे, 4 पे, जैसे उसके लिए तुम क्या करो, उसी एन का टीपी ले लो, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दो टीपी उससे पहले वाले। सपोज करते हैं कि मुझे 3 लेबर पर क्या चाहिए, एमपी की कैलकुलेशन करनी है, तो एमपी एन की जगह तो मैं क्या लिख दूंगा, 3, और टीपी एन की जगह भी मैं क्या लिख दूंगा, 3, और टीपी एन 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो टीपी 3 पर कितना है, 18, और टीपी 2 पर कितना है, क्योंकि हमें तो 3 माइनस 1 यानी कि 2 ही तो चाहिए, तो टीपी 2 पर कितना है, 12। तो सोल्व करोगे तो MP3 कितना आ जाएगा, 6। देखो MP3 कितना है तुम्हारा, आगे बात समझ में, ये फॉर्मूले से तुम क्या कर लोगे, सोल्व कर लो। क्लियर कर पाएंगे। तो अब हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते हैं परिवर्तनीय अनुपात का नियम। ठीक है, और इस चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब सेक्शन डी में ना, एक तो इस चैप्टर से आता है, एक हमारे डिमांड वाले चैप्टर से आएगा, और एक आएगा गवर्नमेंट बजट से। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा चांस होते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट में से पूछने का। एक और है रिटर्न टू स्केल। तो तुम्हें मैं बता रहा हूं पहले परिवर्तनीय अनुपात का नियम। पहला पॉइंट तो ये क्लियर करो कि अनुपात का नियम कहता क्या है और हम इसको कब पढ़ते हैं। तो इस अनुपात मतलब इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हम एक फैक्टर को क्या रखेंगे, स्थिर, और एक को क्या करेंगे, परिवर्तन। तो ऐसी कौन सी समय अवधि है, ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जिसमें हम एक फैक्टर फिक्स रखते हैं और एक वेरिएबल, अल्पकाल। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन हम कहां स्टडी करते हैं, अल्पकाल में, जिसमें हम एक साधन को क्या रखें, स्थिर,
और लेबर में जैसे जैसे वो स्थिर साधन कौन सा होता है, कैपिटल, ठीक है, पूंजी, और बढ़ाएंगे किसको, लेबर को, उससे हमारा उत्पादन क्या करेगा, परिस्थिति के अनुसार बदलेगा। इसमें 3 परिस्थिति देखी जाती है, ठीक है। पहली कंडीशन आती है टीपी इंक्रीज, मैं एरो ऊपर बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और प्लस के साइन बढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है इंक्रीजिंग रेट्स, ठीक है। पहले केस में टीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, कैसी रेट से, इंक्रीजिंग रेट का मतलब होता है बढ़ती दर से बढ़ना। बढ़ती दर से बढ़ने का मतलब है अगर कोई चीज 10 है और कितनी हो गई 18, बढ़ गई ना, अरे बढ़ी है कि घटी है, बढ़ गई, लेकिन पहले ऑलरेडी कितनी थी और अब की बार कितने से बढ़ी, इसको तो कहते हैं घटती अनुपात से बढ़ना, ठीक है। पहले थी 10, आज हो गई 20, इसको कहते हैं समानुपात से बढ़ना, कि पहले जितनी थी उतने से ही और बढ़ गई। लेकिन पहले 10 थी और आज हो गई 22, तो कितने से बढ़ रही है, इसको कहते हैं बढ़ती दर से बढ़ना। टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। क्लियर हुई बात? अच्छा, तो जब टीपी इंक्रीज होंगे इंक्रीजिंग रेट से, हमें एमपी भी पढ़ना था और एपी भी पढ़ा था, ये दोनों भी क्या होंगे, इंक्रीज ही होंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन हम बढ़ा के देखते हैं, टीपी क्वांटिटी ऑफ लेबर 1 2 3 4 5 6 7, एपी एमपी। अब तुम्हें सबसे आसान तरीका ये करना है कि जब भी तुमसे टेबल बनवाने की बोल लेना तो पहले ना एमपी बना लो, ठीक है। एमपी क्या कहता है कि जब टीपी बढ़ेगा पहले केस में, तो मैं भी क्या करूंगा और एपी भी, तो तुम टीपी को बढ़ाओ ना एमपी को बढ़ाओ। मान लेते हैं पहले पे तो डिसाइड फाइनल कर ही नहीं सकते, पहले हुआ वो 100, अब 100 से बढ़ा हुआ कब मानूंगा मैं, इंक्रीज कब मानूंगा, जब वो 110 हो जाए, और बढ़ा दो 120 हो जाए, ठीक है। क्लियर होगी इतनी सी बात कि पहले 100 था, फिर 110 120, तो ये हमारी कितनी स्टेज होगी, स्टेज नंबर फर्स्ट, जहां पे टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होगा। अब सर एमपी तो आपने रटवा दिया, समझा दिया, हमें आ भी गया, ये कैसे निकाले, तो अगर तुम इंडिविजुअल यूनिट वाइज क्या करते जाओ, एमपी को जोड़ते जाओ, अच्छा 0 ये आ जाएगा इतना और ये 90 से, ठीक है, कि तुम इंडिविजुअल यूनिट पे क्या जोड़ते जाओ, एमपी। तो 0 पे तो टीपी होता ही नहीं है भाई, लेबर काम नहीं करेगी तो आउटपुट नहीं आएगा, एवरेज प्रोडक्ट नहीं आएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट। लेकिन जैसे ही मैंने एक लेबर बढ़ाई तो हमारी टोटल प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, ठीक है। तो 1 by 1 एक एक पे जोड़ते जाओ, तो एक यूनिट पे टोटल प्रोडक्शन में कितना होगा, फिर एक और लगाई तो कितने से बढ़ गया, 100 से, तो दोनों को मिला के कितना हो गया होगा, 190। फिर हमने एक और लेबर बढ़ाई तो हमारा उत्पादन कितने से बढ़ा, आउटपुट 110 से, तो हम और इसको कितना हो जाएगा, 200 300, तो टीपी हो जाएगा 300। हमने एक और लेबर बढ़ाई तो 420। एक फॉर्मूला भी है कि टीपी क्या है, सम ऑफ एमपीएन। टीपीएन 1 चाहिए तो एमपीएन 1 जोड़ दो, तो एमपीएन 1 पे कितना है, टीपी भी कितना हो गया। टीपीएन 2 चाहिए तो एमपीएन 2 तक जोड़ दो, तो दोनों को जोड़ दो 190। पहला काम हो गया। अब टीपी आ गई तो एपी भी आ जाएगी, क्योंकि टीपी तो क्या है, एपी से डिवाइड करनी है, तो पहले तो क्या आएगी, दूसरे पे 2 में 18 और 95, तीसरे पे 100, चौथे पे 4 एकम 4 4 पंजू। अब हमने क्या बोला था कि टीपी जब इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो एमपी भी बढ़ेगा और एपी भी बढ़ेगा। देखो 90 95 100 105 हो गया इतना काम। एमपी और एपी में से कौन ज्यादा बढ़ रहा है, देखो दोनों तीनों एक ही पोजीशन पे थे, तो एमपी तो बढ़ के कितना हुआ और एपी बढ़ गए, तो कौन तेजी से बढ़ रहा है, एमपी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है कब, जब हमारा एमपी कहां पहुंच जाए, मैक्सिमम पे, यानी कि ये 120 पे अपने क्या है, मैक्सिमम पे। इसके बाद ये करना क्या करना स्टार्ट कर देगा, घटना। ठीक है, तो अब जो चार्ट बनेगा वो बोलेगा कि टीपी इस बार भी बढ़ेगा, बट यहां तो कैसी रेट से बढ़ रहा था,
प्लस 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 इंक्रीजिंग रेट से, इस बार बढ़ेगा डिक्रीजिंग रेट से, घटती हुई दर से। ठीक है कि अगर पहले वो 10 था ना तो आज 18 होगा, तो बढ़ रहा है, 18 हो रहा है ना, लेकिन कितने से? पहले के मुकाबले से कम। समझ में आई बात? तो जब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे एमपी भी घटेगा और एपी भी घटेगा। अब मुझे वही एमपी की टेबल तैयार करनी है कि इस बाद मैक्सिमम के पहुंचने के बाद एमपी क्या करने स्टार्ट कर देगा? घटना। 120 से अगर मैं 100 कर दूं तो घटा ही ना, 100 से अगर 90 कर दूं तो, 90 से 80 कर दूं तो, आगे बात समझ में? और इससे टेबल आ जाएगी टीपी की, क्योंकि 1 by 1 जोड़ते जाओ तो 420 तक तो पहुंच गए, 100 और जोड़ दे, फिर 90 जोड़ दे, फिर 80 जोड़ दे, 690। ठीक है, और ये स्टेज रुक जाती है कहां? चलो इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, 6 पर ही खत्म करते हैं इसको। ये हो गया 520 90, उसके बाद 0 600। ये स्टेज कहां रुक जाएगी? जब एमपी क्या हो जाएगी? 0। ठीक। अच्छा, एक और इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है कि जब टीपी अपने मैक्सिमम पे होगी तो एमपी कहां होगी? 0 पे। मैक्सिमम होने का मतलब उसके बाद वो कभी नहीं बढ़ेगी। देख यहां तो और भी बढ़ रही थी, 300 से बढ़ी, फिर बढ़ी, फिर भी बढ़ी, लेकिन आज के बाद अब ये बढ़ना स्टार्ट, मतलब बढ़ेगी नहीं कभी। और जैसे ही इस कंडीशन में आती है ना तो उसके बाद टीपी क्या हो जाती है? मैक्सिमम स्थिर कांस्टेंट कह सकते हैं, और एमपी कहां चला जाता है? तो यहां सेकंड स्टेज क्या हो जाएगी? समाप्त। फिर आएगी थर्ड कंडीशन, जिसमें हम क्या करेंगे? टीपी को डिक्रीज करना स्टार्ट करें, क्योंकि टीपी अपने मैक्सिमम में पहुंच गई। अब हमारा पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है सर्विस का। अगर मैं उसके बाद भी लेबर लगाऊंगा, भाई 2 घर बनाने के लिए 4 मिस्त्री, मतलब एक घर बनाने के लिए 3 मिस्त्री जरूरत है, मैंने 3 मिस्त्री लगा दिए, उनके लिए 3 लेबर और 2 एक्स्ट्रा 5 लेबर लगा दी। ठीक है, अब सबका अपना अपना चुनिंदा काम है, कर रहे हैं, मैंने एक और लेबर हायर कर दी, अब वो अकेली खुद तो दुख पाएगी, मार और काम करवाना ने परेशान करेगी। अरे बैठा ना 2 मिनट, 2 बीडी मार ले। ठीक है, तो हमारा अब उत्पादन क्या होने लग जाएगा? घटने लग जाएगा। तो उस वजह से टीपी क्या होने लग गई? डिक्रीज। अब जब टीपी डिक्रीज करना स्टार्ट करती है ना तो एमपी तो कहां चली जाएगी? नेगेटिव, 0 से भी नीचे। बट एपी 0 नहीं होगी, बस वो क्या करती रहेगी? घटती रहेगी। ठीक है, इधर देखो इनकी एमपी कैलकुलेट कर दो, 5 एकम 5 0, 5 चौक 20 एपी, 6 एकम 6 0, 6 एकम 6 और 6 एकम 36, तो 101.6। इधर क्या आ जाएगी? 7 8 56, कितने बच गए? 5 7 7 49, कुछ इतनी आ जाएगी, ऐसे मान लो। तो उसके बाद अब मैं क्या कह रहा हूं? एमपी मेरी क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो 0 के बाद अगर मैं -10 लिख दूं तो कोई बुरी बात थोड़ी है, नेगेटिव ही करनी है ना। बस अभी तक टोटल कितना आ रहा था? 610, मेरे -10 और 10 हो गए। तो जब तुम क्या करते हो एमपी के लिए? 610 प्लस -10, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये कितनी हो जाएगी? यानी कि देखो 610 से 610 हुई, मैक्सिमम पहुंची, उसके बाद क्या करने स्टार्ट कर दिया? घटा। और एक लिख दे -20, तो अब की बार क्या हो जाएगा? 600 में से -20 500। ठीक है, इस तरीके से 3 स्टेज काम कर। तो पहली स्टेज को तो हम कहते हैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना, बढ़ती दर से बढ़ना। दूसरे को कहते हैं घटती दर से बढ़ना, और तीसरे को कहते हैं ऋणात्मक दर से मतलब घटना। ठीक है, तो तीनों स्टेज में क्या करना है? तुम्हें बस यही थ्योरी लिखनी है जब डेफिनेशन मांगेगा कि फर्स्ट, जब पहली स्टेज को कहते हैं प्रथम स्तर पर टीपी अपने उसमें इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, बढ़ती दर से बढ़ता है, एमपी एपी दोनों बढ़ते हैं, और एमपी अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेज स्टार्ट होती है जिसमें टीपी आज भी बढ़ेगा, लेकिन कैसी दर से? और तब हमें एमपी और एपी में क्या दिखेगी? गिरावट दिखेगी, घटने लग जाएगी। ये कब समाप्त होगी? जब एमपी क्या हो जाएगी? 0। फिर जैसे ये 0 हुई, तीसरे स्तर से चालू हो जाएगा, और उस तीसरे में टीपी क्या करने स्टार्ट कर देगी? घटना, और एमपी क्या हो जाएगी? नेगेटिव, एपी बेचारी घटती है।
क्लियर हो गए पॉइंट? यही कहलाता है परिवर्तनीय अनुपात का नियम। अब इसका एक डायग्राम बनाओ। देखो डायग्राम होता क्या है वैसे, किसी भी डाटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि मैं अगर इस सारणी को एक ग्राफ में तार दूं ना तो वो क्या बन गया, उसका डायग्राम बन गया। ठीक है, चलो तो हम दोनों तीनों को उतार। पहले मैं टीपी की बात करता हूं, कहां से स्टार्ट कर रहा था, फिर कितना हुआ, बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, स्थिर हुआ। देखो तो पहला तो है 0 पे 0, पहले तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा था, फिर इसने थोड़ा कम बढ़ना स्टार्ट किया। देखो पहले बढ़ती दर से बढ़ता है बहुत तेजी से, फिर ये घटती दर से बढ़ता है तो थोड़ा गिरावट, एक पॉइंट पे आके ये क्या हो जाता है, स्थिर। वही है 610 और 610। फिर इसने क्या करना स्टार्ट कर दिया था, घटना। तो ये हमारी किसकी डेफिनेशन होगी, मतलब डायग्राम हो गया टीपी का। अब इसमें मैंने 3 स्टेज बनाई है। एक जब मैं इंक्रीजिंग रेट से बढ़ाता हूं, जब मैं डिक्रीजिंग रेट से बढ़ाता हूं, एंड थर्ड जिस पे टीपी घटने स्टार्ट लग जाती है। ये तो लिखा था टीपी इंक्रीज, टीपी इंक्रीज या डिक्रीजिंग, और टीपी डिक्रीज। तब एमपी और एपी में क्या था, एमपी पहले तो क्या हो रहा था, यहां तक तो बढ़ा पहली स्टेज में, फिर दूसरी में, फिर उसने घटने स्टार्ट कर दिया यहां तक, क्योंकि वो 0 हो जाएगा वहां, फिर तीसरे में वो, इसलिए अब ये नेगेटिव साइड। ठीक है, एपी को फॉलो करो। एपी पहले क्या हो रहा था, हमने एक रिलेशन देखा था कि एमपी ज्यादा है और एपी ये 100 है, ये 95, तो एपी कहां रहेगा, नीचे। इस स्टेज के बाद एपी भी घटने स्टार्ट करेगा, लेकिन एपी ऊपर रहेगा एमपी। ये हमारी किसकी चार्ट बन जाएगी, एपी की, और ये एमपी नेगेटिव होती है, एपी का भी नेगेटिव हो गया पॉइंट के लिए। तो ये कहलाएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और एक क्वेश्चन तुम्हें वहां जाते ही मिलेगा, और वो क्या है, टीपी एपी एमपी का कर्व किस प्रकार का है। कैसा लग रहा है तुम्हें, हम कुछ यू ऐसे बनाते हैं ना, लेकिन ये कैसा है, उल्टा है। ठीक है, तो टीपी एपी एमपी का जो वो होगा डायग्राम, उसकी शेप जो आकार कैसा होगा, उल्टा ही होगा। क्लियर होगी, अब जा सकते हैं। तो अब बारी है सेकंड एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे रिटर्न टू स्केल, पैमाने का प्रतिफल। देखो हमने इससे पहले पढ़ा था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें हमने कब उसको कहां स्टडी किया था, शॉर्ट रन में, एक फैक्टर को फिक्स रख के और एक फैक्टर को वेरिएबल रख के। ठीक है, जो फिक्स फैक्टर था वो कौन सा था, फिक्स फैक्टर हमारा था कैपिटल, और किस में चेंजमेंट कर रहे थे, वेरिएबल कौन सा था, लेबर। और उसकी वजह से हमारे टोटल एपी टीपी एपी एमपी में कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, उसकी मैंने तीनों कंडीशन बता। अब आ रही आती है रिटर्न टू स्केल की, तो इसको हम स्टडी करते हैं लॉन्ग रन। और इस लॉन्ग रन का क्या बेनिफिट मिलता है कि यहां बोथ दोनों के दोनों फैक्टर्स कैसे होते हैं, वेरिएबल होते हैं, यानी कि मैं कैपिटल में भी चेंज कर सकता हूं और लेबर में। ठीक है, और इसमें भी हमें 3 कंडीशन ही मिलती है। फर्स्ट, जिसको हम IRS यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। सेकेंड इज DRS, जिसको हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं। और थर्ड इज CRS, जिसको हम कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहते हैं। हिंदी में इनको बोलते हैं वृद्धमान पैमाने का प्रतिफल, इसको बोलते हैं घटते पैमाने का प्रतिफल, हास्यमान पैमाने का प्रतिफल, और इसको बोलते हैं स्थिर पैमाने का प्रतिफल। तो देखो इस वृद्धमान पैमाने के प्रतिफल यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का क्या मतलब है, ये कहता है कि जब मैं हमारे इनपुट में, जो कि कौन कौन है, लेबर और कैपिटल, क्या करता हूं उनमें कुछ इंक्रीज करता हूं, प्रोडक्शन चेंज करता हूं, और इनपुट में कुछ बदलाव लेके आता हूं, और उसकी वजह से भाई अब मैं इनपुट बढ़ाऊंगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा। मैं अगर 1 किलो बेसन के लड्डू बनाऊंगा तो उसका आउटपुट अलग होगा, मैं 10 किलो बेसन के लड्डू बनाऊंगा तो उसका आउटपुट अलग होगा। तो जितना हम क्या कर रहे हैं, इनपुट में चेंज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे आउटपुट भी चेंज होंगे। ठीक है, यहां भी सेम यही अप्लाई कर रहे हैं, हमें इनपुट में चेंज करना है,
जिसकी वजह से हमारे आउटपुट चेंज होंगे, सेम सीआरएस में अप्लाई होगा। तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि जो इनपुट आईआरएस में होता है, समझ, इनपुट में अगर मैं 20% से इंक्रीमेंट करता हूं कि मेरे जो 20% जितने मतलब लेबर काम कर रही थी, कैपिटल लगा रखी थी, उसका मैंने 20% अमाउंट और क्या कर दिया, इंक्रीज, तो उससे जो हमारा आउटपुट चेंज होगा ना, वो हमारे चेंज इन इनपुट से कहीं ज्यादा होगा। कि वो कितने से चेंज हो रहा है, 40% से इंक्रीज होता है। तो वृद्धमान पैमाने के प्रतिफल यानी कि आईआरएस का मतलब है कि जिसमें इनपुट का प्रतिशत परिवर्तन किससे कम हो, आउटपुट के प्रतिशत परिवर्तन से कम हो। या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि आउटपुट में प्रतिशत जितना भी चेंज आ रहा है वो किससे ज्यादा है, इनपुट के प्रतिशत परिवर्तन से ज्यादा है। व्हेन आउटपुट इंक्रीज मोर देन परसेंटेज चेंज इन इनपुट इज नोन एज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यही कॉन्सेप्ट डीआरएस में अप्लाई करो। बट इस बार क्या होगा कि मैंने अगर इनपुट में चेंज किया 40% से, तो आउटपुट ऑब्वियसली चेंज होगा और वो भी कैसा, इंक्रीज ही होगा, लेकिन किस परसेंटेज से, इनपुट के कंपैरेटिवली कम। सपोज कि वो कितने से चेंज होता है, 35% से चेंज होता है, यानी कि परसेंटेज चेंज इन इनपुट मोर देन परसेंटेज चेंज इन आउटपुट क्या कहलाएगा, डीआरएस, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, हास्यमान पैमाने का प्रतिफल। सीआरएस में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, जिसको हम स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहते हैं, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा, नो डाउट। बट इनपुट में हम जितना चेंज करते हैं, सपोज इफ आई इंक्रीज 20% ऑफ इनपुट, तो हमारा आउटपुट भी कितना ही चेंज होगा, 20% से ही क्या करेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे भाई, जितना इनपुट में परिवर्तन आया उसके अनुपात समानुपाती किसमें, आउटपुट में परिवर्तन आया। When change in percentage change in input equals to percentage change in output क्या कहलाएगा हमारे लिए, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहलाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक, कर दो बंद कर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, कॉस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉस्ट को एक्सप्लेन करता हूं। कॉस्ट होती क्या है कि जब भी हम इनपुट को हायर करने पे जो भी एक्सपेंसेस, जो भी एक्चुअल पेमेंट करते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, कॉस्ट। सपोज हम किसी ट्रिप पे जा रहे हैं और उस ट्रिप के लिए हमें एक व्हीकल की जरूरत है, उस व्हीकल को हमने 10,000 रुपए के रेंट पे हायर किया, तो वो 10,000 रुपए उस ट्रिप का मेरे लिए क्या क्या उसको क्या कंसिडर करूंगा, कॉस्ट। कि जब हम इनपुट को हायर करते हैं, मैं लेबर लेके आ रहा हूं, मैं कैपिटल बटोर रहा हूं पब्लिक से, मैं क्या बोलते हैं लैंड रेंट किराए पे ले रहा हूं लैंड, मैं खुद अपने काम करता हूं, मैनेजमेंट हायर करता हूं, तो मुझे उनको पेमेंट करनी पड़ेगी। और वो जो हम एक्चुअल पेमेंट करेंगे ना इनपुट पे, वही हमारी क्या कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, लागत। कि उत्पादन प्रक्रिया के दौरान जो भी इनपुट को मैं क्या कर रहा हूं, हायर करता हूं, एक्वायर करता हूं, और उन पे जो भी खर्चा करूंगा, वास्तविक खर्चे, वो हमारी क्या कहलाएगी, लागत। क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद हमारी जो कॉस्ट है ना, वो काफी तरह की होती है। तो हम हमारे चैप्टर के हिसाब से पढ़ते हैं। देखो, जब हम किसकी बात करें, शॉर्ट रन की, तो हमारी दो तरह की कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। बिकॉज शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें एक फैक्टर फिक्स होगा और एक फैक्टर वेरिएबल, और जो कॉस्ट फिक्स फैक्टर पे इंकर्ड होगी, इन द शॉर्ट रन कॉस्ट इंकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर नोन एज फिक्स कॉस्ट। ठीक है, यानी कि अल्पकाल के समय में जब हम हमारे स्थिर साधन पर जो भी खर्चा बेयर करेंगे, भुगतान पेमेंट करेंगे, वो हमारी क्या कहलाएगी, फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। और वेरिएबल का मतलब है एक ऐसी कॉस्ट जो हमारे वेरिएबल फैक्टर पे इनकर्ड होगी, वो क्या कहलाएगी, वेरिएबल परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत। स्थिर लागत देखो, मैंने एक मशीन, एक लैंड ली किराए पे,
उसका रेंट जो मुझे रिटर्न करना है 10,000। अब चाहे मैं उसमें कोई प्रोडक्शन करूं चाहे ना करूं, वो मुझे किराया तो पे करना ही होगा। तो ऐसी लागत मेरे लिए क्या कहलाती है? फिक्स कॉस्ट कहलाती है। लेकिन वहीं जब मैं लेबर की बात करूं तो लेबर हमारी कैसी है? वेरिएबल है। एक लेबर को मैं 200 रुपए दिहाड़ी देता हूँ, मजदूरी देता हूँ, तो मेरी कॉस्ट कितनी आएगी? 200। अगर मैं 2 लेबर हायर करूंगा तो 400, 3 हायर करूंगा तो 600। ऐसे वेरिएबल फैक्टर्स पर जो खर्चा होगा वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा, और जो फिक्स फैक्टर पर खर्चा होगा वो फिक्स कॉस्ट कहलाएगा। 2 पॉइंट क्लियर हुए? अब चलते हैं, देखो, एक होती है टोटल कॉस्ट, एक होती है टोटल फिक्स कॉस्ट, और एक होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत। कुल लागत, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनीय लागत। ठीक है, तो देखो क्या फर्क है इनमें। अगर मैं एक चेयर बनाने के लिए 100 रुपए का खर्चा करता हूं, और ऐसे मैं 10 चेयर बनाता हूं, तो मेरा जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा? 10 इंटू 100, सपोज 1000। तो जो मेरी कुल उत्पादन पर जो कुल खर्चा आएगा, कुल व्यय जो किया मेरे द्वारा किया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? कुल लागत, जिसकी गणना हम कुल स्थिर लागत यानी कि टीएफसी और कुल वेरिएबल यानी कि परिवर्तनशील लागत यानी कि टीवीसी को सम करके क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो 20 रुपए है और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 10 रुपए है, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी होगी? 30। तो सर ये टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? सेम अभी जो हमने फिक्स और वेरिएबल पढ़ा था। ऐसी कॉस्ट जो फिक्स फैक्टर पे इनकर्ड होगी, जो कैपिटल पे शॉर्ट टर्म में फिक्स फैक्टर कैपिटल होता है, तो कैपिटल पे इनकर्ड होगी वो क्या कहलाएगी? फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। और जो वेरिएबल फैक्टर पे इनकर्ड होगी वो क्या कहलाएगी? वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। ठीक है, अब इनके कुछ फीचर भी है, इनके कुछ डायग्राम भी है, वो भी बताता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं टीएफसी के बारे में। टीएफसी ऐसी कॉस्ट है जो उत्पादन के मात्रा के साथ चेंज नहीं होती, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ क्या नहीं होगी? फ्लेक्सिबल नहीं होगी। मैं एक रूम किराए पे लेता हूं ट्यूशन क्लासेस के लिए, जिसका किराया है 5,000 रुपए, और बच्चे उसमें 30 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी वो रखता है। सपोज मेरे पास स्टार्टिंग में 5 बच्चे ही ट्यूशन पे आते हैं, तो मुझे रेंट कितना देना है? 5 के अकॉर्डिंग है पूरे रूम का। तो आप क्या बोलोगे? सर पूरे रूम का। तो वो जो पूरे रूम का किराया मेरा क्या है? 5,000 रुपए फिक्स है, चाहे बच्चे 30 बैठे, चाहे 5 बैठे, चाहे 2 बैठे, चाहे 50 बैठे, आपको किराया कितना ही देना है? 5। क्लियर होगी बात? तो जो उत्पादन की क्षमता या मात्रा पर निर्भर नहीं करती। अगर मेरे किसी प्रोडक्शन पे टोटल फिक्स कॉस्ट 20 है, तो मैं चाहे 0 आउटपुट प्रोड्यूस करूं, चाहे 1 करूं, चाहे 2 करूं, चाहे 3 करूं, चाहे 4 करूं, चाहे 5 करूं, मेरी कॉस्ट क्या ही रहेगी? अनचेंज, स्थिर रहेगी। इसलिए जो टीएफसी कर्व है वो पैरेलल टू एक्स अक्ष के समांतर होता है। इसमें कोई भी घटना, बढ़ना, चेंज किसी तरह का कुछ नहीं देखा जाएगा। ये एक पे ही क्या करती रहेगी? चलती रहेगी, क्योंकि स्थिर लागत उत्पादन की क्षमता के हिसाब से, उत्पादन की क्वांटिटी के हिसाब से क्या नहीं करती? चेंज नहीं करती। ठीक है, अब हम आते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या बताती है? कि ऐसी लागत जो हमारे वेरिएबल फैक्टर पे इंकर्ड होगी। ठीक है, तो जैसे हम कह सकते हैं जो हमारे ट्यूशन पे बच्चे पढ़ने आते हैं ना, तो हम उनको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर 5 बच्चे आएंगे तो मुझे 5 ही सेट फोटोकॉपी कराने पड़ेंगे, उनका खर्चा क्या होगा? 5 के अनुसार होगा। अगर एक की कॉस्ट 100 रुपए है तो 5 की कितनी होगी? 500। मेरे पास 12 बच्चे हो गए ट्यूशन पे, तो मुझे 7 और एक्स्ट्रा करानी पड़ेगी, तो वेरिएबल कॉस्ट अब इस बार कितनी हो जाएगी? 5 और 7 12 स्टूडेंट,
और पर कॉस्ट यूनिट 100 रुपए, तो 1200 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वैसे ही मैं अगर 50 बच्चे आएंगे, 30 बच्चे आएंगे, तो मुझे 3000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, 30 बच्चे मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए पर चैप्टर को, सॉरी पर सिलेबस कॉस्ट, तो वो कैसी कॉस्ट कहलाएगी? वेरिएबल। कि जैसे जैसे उत्पादन क्षमता बढ़ती जाएगी, हम उत्पादन को बढ़ाते जाएंगे, हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसलिए अच्छा ये तो हो गई बढ़ते हुए। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं ना, तो कॉस्ट जो कर्व है वो थोड़ा इस तरह का होता है, TVC, जिसको हम कहते हैं एस शेप कर्व। बिकॉज कॉस्ट ऑफ कुछ लेवल तक पहले बढ़ती है, फिर घटना स्टार्ट करती है, और फिर उसके बाद वो क्या करना स्टार्ट कर देगी? बढ़ना स्टार्ट। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम जा नहीं सकते क्योंकि टाइम का कम है। कुछ तो तुमने पढ़ा होगा, कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। और अगर हम बात करें टोटल कॉस्ट की, देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो सर। अगर हमारा उत्पादन 0 है, हम कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर रहे, मेरे पास कोई बच्चा ट्यूशन के लिए नहीं आता, तो मेरा जो किराया है कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या 5000 ही रहेगा? इतना ही रहेगा। लेकिन नोट्स पे जो मैं TVC वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड करने वाला था, वो कितनी रहेगी? 0, क्योंकि आउटपुट तो है ही नहीं। ठीक है, तो उस केस में मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो जाएगी? 5000 हो जाएगी। तो सर आप क्या कहना चाह रहे हो कि कुल लागत जो है, टोटल कॉस्ट जो है, अगर आउटपुट लेवल 0 हो, उत्पादन अगर हम जब भी नहीं करेंगे तो भी इनकर्ड होगी? हाँ बिल्कुल। इसलिए हम टोटल कॉस्ट को कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है, हम इसको कहां से स्टार्ट करेंगे? टोटल कॉस्ट को TFC से। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? टोटल कॉस्ट। क्लियर कर दो। हमने पढ़ा टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो उत्पादन के 0 लेवल पर भी जो कॉस्ट इनकर्ड होती है वो हमेशा क्या कहलाएगी? टोटल फिक्स कॉस्ट। और जैसे जैसे आउटपुट हमारा चेंज होगा, वैसे वैसे लेबर में भी चेंज आएगा, सॉरी कॉस्ट में भी चेंज आएगा, वो हमारी कॉस्ट कौन सी कहलाएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और जो इन दोनों का सम होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? टोटल कॉस्ट। इट मींस TC ऑलवेज इक्वल्स टू TFC प्लस TVC। अब इनके शॉर्टकट्स क्या है? देखो, पहला तो इसकी शेप याद कर लो। TFC की शेप कैसी होती है? ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ और ये इसके बिल्कुल इक्वल समांतर चल रही है, तो इसलिए हम कहेंगे इक्वल्स टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर। TVC और TC की शेप देखो, इसको हम बोलते हैं शेप ऑफ TC और TVC। ऑलवेज किसके इक्वल होगी? किस शेप की होगी? एस शेप का होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा उसमें रिप्रेजेंट होता है ऐसे वर्ड। ठीक है, ये मत समझना कि सर एस तो ऐसा होता है तो कॉस्ट भी ऐसी होगी, नहीं, उसका कुछ रिफ्लेक्शन आया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे दूसरे, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैंने कहा था कि ये कुल लागत या सॉरी कुल, टोटल, एवरेज, औसत, मार्जिनल, सीमांत बहुत बार रिपीट होगा, तो एक बार के लिए समझ लो। तो हमने उसमें समझा था एवरेज क्या है? पर यूनिट इकाई के बारे में बात करते हैं, प्रति इकाई के बारे में बात करते हैं। तो मैं अगर कॉस्ट को लेके आ रहा हूं तो प्रति इकाई लागत, कॉस्ट को क्या कहेंगे? एवरेज। प्रति इकाई फिक्स कॉस्ट को क्या कहेंगे? एवरेज फिक्स कॉस्ट। और प्रति इकाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को क्या कहेंगे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर हो गई बात? चलो, अब इनको कैलकुलेट भी कैसे कर सकते हैं? नहीं, सबसे पहले अगर AFC और ABC को अगर तुम सम कर लो तो तुम्हारे पास किसकी कैलकुलेशन आ जाएगी? AC की। तो सर AFC कैसे निकालें? कुछ नहीं करना, किसकी कैलकुलेशन करनी है? AFC की। तो तुम्हें क्या कंसीडर करना होगा? TFC अपॉन में Q। सर अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी पड़े तो भी कुछ नहीं करना, किसको कंसीडर करना है? VC को, तो TVC अपॉन में Q। अच्छा, तो सर एवरेज कॉस्ट निकालना पड़ा तो भी कुछ नहीं करना। अब हमें C चाहिए सर, तो टोटल कॉस्ट अपॉन में Q। इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, अब बारी आती है इनके शेप की। तो जब हम एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें, देखो ये टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहेगी? स्थिर। और जैसे जैसे तुम क्यों बढ़ाते जाओगे, इसकी मात्रा क्या होती जाएगी? गिरती चली जाएगी। ठीक है, आगे टेबल में देख लेंगे। तो तब जब भी हम AFC का शेप बनाएंगे, कर्व तैयार करेंगे, वो कर्व किस तरह का होगा?
एक पॉइंट से चलेगा और इस तरीके से वो, बट कभी भी वो ना तो जीरो होगा ना ही इस एक्सिस को टच करेगा। और इसको कहते हैं आयताकार अतिपरवलय, हाइपरबोला रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, क्या कहते हैं एएफसी को? आयताकार अतिपरवलय, कुछ इस तरह की नाम दिया गया है। इंग्लिश में हाइपरबोलो रेक्टेंगुलर। ठीक है, क्लियर हो गई। अब हम एबीसी की बात करेंगे तो एबीसी में और एसी में सेम भाई, ये हमारे लिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, बिकॉज कॉस्ट पहले एक लेवल से चल के घटती हुई आती है और फिर उसके बाद क्या करना स्टार्ट कर देती है? बढ़ना स्टार्ट कर देती है। और इन दोनों को जब तुम ग्राफिकली सम करोगे तो उससे जो कर्व डिजाइन होगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा? एवरेज कॉस्ट कर्व कहलाएगा। ठीक है, अब हमें और दो शेप मिली, किसकी? एबीसी की और एसी की। तो एबीसी और एसी की शेप देखो कैसी है, तो इसको तुम बोलोगे यू शेप कर्व। क्लियर? अब एक और पॉइंट आता है जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट। एमसी से इसको हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं सीमांत लागत। तो क्या है सीमांत लागत? सीमांत लागत देखो मैंने पहले बोला था कि MR AR TR सॉरी MAT बहुत बार रिपीट होगा। तो ए तो क्या बताता है? प्रति व्यक्ति, और एम बताता है एक्स्ट्रा अतिरिक्त इकाई के अनुसार, यानी कि MC इक्वल्स टू चेंज इन TC डिवाइडेड बाय चेंज इन, कि जैसे क्वांटिटी ऑफ लेबर में कुछ चेंज करते हैं उससे हमारे टोटल कॉस्ट में क्या चेंज आता है? क्या कहलाएगा? मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगा। ठीक है, तुमने अभी वो MP का प्रोडक्ट फॉर्मूला देखा था, क्या था? MPN इक्वल्स टू TPN माइनस TPN माइनस। तो अभी हमें किसकी कैलकुलेशन चाहिए? MC की। तो बस M की जगह क्या चेंज करना है? सॉरी, P की जगह C। वहां पे प्रोडक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे कॉस्ट की। तो यहाँ पे कंसिडर क्या कर रहे थे? प्रोडक्ट। यहाँ क्या करेंगे? कॉस्ट N माइनस TC N माइनस 1। एमपी का दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था? चेंज इन टीपी अपॉन में चेंज इन क्यू। तो एमसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन टीसी अपॉन में चेंज इन क्यू। चेंज क्यू मतलब ये डेल्टा का साइन होता है, इसको हम कहते हैं डेल्टा। मैथमेटिकल में इसको डेल्टा बोला जाता है, जिसका मतलब होता है बदलाव, चेंज। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। और जब उस कॉस्ट को सेम ऐसे, वो भी कैसे आकार की होती है? यू, और कुछ इस तरीके से मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट करती है। और जिस बिंदु पर एबीसी सॉरी एमसी एबीसी को क्या करती है? कट करती है, इंटरसेक्ट। जैसे तुम्हारा कटा है वैसे ही एबीसी भी कटी। ठीक है, तो वो कहां किस पॉइंट पे कट करती है? उसके मिनिमम रेट। मिनिमम पॉइंट का मतलब क्या है? कि जहां पे औसत लागत क्या होती है? अपने सबसे कम अंक पे होती है, वहां से एमसी कर उसको काटते हुए ऊपर की ओर बढ़ती। और एबीसी और एसी की शेप कैसे थी? यू। तो सर मार्जिनल कॉस्ट भी किस शेप की होगी? यू शेप की। क्लियर हो गया बात? चलो, तो आज के लिए इतना ही काफी है।